हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू KNS क्लासेस। और आपका हार्दिक स्वागत है अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि क्लास 12th का भी रन कर रहा है। ठीक है, इसमें अपने पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट पूरा कंप्लीट किया था एक ही वीडियो में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके दो पार्ट रहेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा ये लेसन है। ठीक है, और बड़ी बड़ी थ्योरीज है इसके अंदर, तो इसलिए इसको अपन दो भागों में बांट रहे हैं। आज के इस लेक्चर में अपने पास जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, लिगेंड्स वगैरह क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के लिगेंड्स वगैरह हैं, इनके बारे में बात होगी। और मेन आज अपन दो थ्योरीज भी साथ में कवर करेंगे, एक वर्नर थ्योरी, ठीक है, और एक अपने पास VBT। तो ये दो थ्योरीज आज इसके लेक्चर में अपन कवर करेंगे, और साथ ही साथ IUPAC नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। बाकी के बचे हुए जो भी पार्ट हैं वो सारा का सारा नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने असाइनमेंट वगैरह और नोट्स वगैरह किसी को लेने हैं तो वो डिस्कॉर्ड पे जाके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमसे वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। संडे को होते हैं पेपर, तो वहाँ आप आके और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर। तो देखिए क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले अपन को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। देखो, बेसिकली सॉल्ट होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो है डबल सॉल्ट, आपके दे रखे हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जिनको पानी में डालने में, ठीक है, पानी में डालने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी भी खो देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी भी इनकी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, सुना होगा एलम। ठीक है, फेमस कंपाउंड है। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो इसके सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे। K+SO4-2, ठीक है, Al+3, ये सारे अलग हो जाएंगे। बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दो। सल्फेट 4 है और एल्युमिनियम 2 है। तो सारे के सारे देखो यहाँ पे आयन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक जुड़ा हुआ फॉर्म था। आप कहीं ये भी पूछेंगे H2O कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने H2O के अंदर डाला है तो वो H2O उसी के अंदर ही घुल जाएगा। ठीक है, बाकी K2SO4 और Al2SO4 ऑल्थराइज ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी कैसे खो दी, मतलब इस बात का क्या मतलब है। देखो, एलम अपने पास है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी अलग अलग रहेगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने जैसे पानी में डाला तो इनमें इनके आयन अलग अलग हो गए। ठीक है, अब ये अलग दूसरा कंपाउंड था और ये आयन अलग अलग में चले गए, तो प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो इनकी बदलेगी ना। मेल्टिंग पॉइंट में बदलाव आएगा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट में आएगा, कुछ सोल्युबिलिटी में आएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अपने पास क्या होंगे, इनके गुण धर्म भी साथ में बदलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि वाटर के अंदर डालने पे वो सॉल्ट जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी वो खो देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, डबल सॉल्ट बोलते हो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। और दूसरे टाइप के जो सॉल्ट है वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या फिर आप कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नाम होता है, कंपाउंड नाम दे देते हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, जिनको वाटर में डालने पे या तो वो क्या होंगे, अपने पास आयोनाइज्ड होंगे ही नहीं। ठीक है, या तो वो आयोनाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, अगर होंगे भी तो पार्शियल होंगे। पार्शियल मतलब क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा। तो पार्शियल आयोनाइज्ड हो सकते हैं, ये यहाँ पे कंडीशन है। पर कंप्लीटली अगर हो गया तो वो तो डबल सॉल्ट में चला गया। आयोनाइज्ड नहीं होंगे या फिर पार्शियल आयोनाइज्ड होंगे तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो जाएगा अपने पास कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसका जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, तो जैसे कि K4FeCN6। ठीक है, इसको आप आगे ब्रेक डाउन करो तो क्या होगा बताओ, 4K+, ठीक है, और FeCN6 की पावर कितनी हो जाएगी, -4। भाई एक K पे कितना होता है, +1 चार्ज होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 4+ हो जाएगा।
तो बैलेंस करने के लिए वहाँ चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है, तो वहाँ -4 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं हुआ। अगर ये कंप्लीट होता तो K4 ये है जो वो 4K+ में बदल जाते। Fe भी क्या होता है अपने पास है, Fe+2 Fe+3 जो भी था वो भी अलग हो जाता, और साइनाइड Cn- भी अलग होता। पर ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये आयोनाइज्ड नहीं हुआ, नॉट आयोनाइज्ड। और पूरे कंपाउंड की बात करो, पूरे अगर कंपाउंड की बात करो तो ये तो अपने पास क्या हुआ है, पार्शियल आयोनाइज्ड हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, पार्शियल आयोनाइज्ड। भाई थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट क्या हुआ है, आयोनाइज्ड है, और वो भी कौन सा, ये K वाला, पोटेशियम वाला। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो आयोनाइज्ड हुआ ही नहीं, और पूरे कंपाउंड की बात करो तो वो पार्शियल आयोनाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर बात करो तो जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसकी प्रॉपर्टी तो फिर क्या होगी अपने पास, चेंज तो होगी नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये नहीं खोएगा अपनी, नॉट लूज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर्टी इसकी जाएगी नहीं। K4 FeCN6 है, जिसमें से क्या होगा अपने पास, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसकी तो प्रॉपर्टी अपने पास सेम वैसी रहेगी, क्योंकि टूटा तो है नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे जो सोल्ट होते हैं जो या तो ये हो गया कि आयोनाइज्ड हो ही ना, ठीक है, और हो भी तो एकदम पार्शियल आयोनाइज्ड हो। ठीक है, जैसे कि अपने पास इसको देख लो, निकल टेट्राकार्बोनिल। ठीक है, इसको पानी में डाल दो, पानी में डालते क्या होगा, ये कंपाउंड बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होता, नॉट आयोनाइज्ड, और ये वाला पार्शियल हुआ था। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या आता है, या तो आयोनाइज ना हो और पार्शियल आयोनाइज्ड हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखो आपके पास जो सिलेबस में ज़्यादातर आपके कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, ठीक है, वो इस फॉर्मेट में दिखते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है लिखने का, और इस फॉर्मेट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है उसको स्पेक्टेटर आइन बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्टेटर आइन, देखने वाला, बाहर से बस देखेगा ये। ठीक है, देखने का काम है, स्पेक्टेटर आइन हो गया। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या फिर एंटिटी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो या एंटिटी बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है आयरन, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो आपको दिख रहा है Cn, ठीक है, इनको आप बोलते हो लिगेंड। ठीक है, ये है लिगेंड्स होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इस फॉर्मेट को मैंने समझाया। K को आप बोलोगे स्पेक्टेटर आइन, Fe को बोल दोगे सेंट्रल मेटल एटम, Cn को बोल दोगे आप लिगेंड। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। होता क्या है देखो, यहाँ पे छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ा होगा ना आपने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, डेटिव बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो क्या होगी, देखो एक अपने पास क्या होता है, डोनर एटम होता है। ठीक है, एक तो डोनर एटम होता है, समझ में आ गई ना बात, जो क्या करेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन देखो बॉन्ड कब बनता है, जब अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। ठीक है, तो ये डोनेटर एटम हो गया, डोनर एटम हो गया, और एक हो जाएगा अपने पास एक्सेप्टर एटम। ठीक है, एक अपने पास क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एटम। भाई डोनेट करने वाला होगा तो कोई लेने वाला भी तो होगा ना, तो वो एक्सेप्टर आइन हो गया। ठीक है, एटम भी हो सकते हैं, आइन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। तो जो डोनर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है, जो डोनेट करेगा, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो, लिगेंड। और एक्सेप्टर को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको दे दिए जाते हैं, तो बीच में बनता है क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बनता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या इसी को आप डेटिव बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा था ना, वो ये कहानी होती है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे रहा होता है, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। समझ में आ गई। तो ये जो अपने पास फॉर्मेट कहलाएगा ना, ये इसी को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हो, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो लिगेंड होते हैं ना अपने पास, लिगेंड है वो आप अलग अलग प्रकार के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लिगेंड पॉजिटिवली ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज भी आपको लिगेंड दिखेंगे, ठीक है। निगेटिवली चार्ज तो आपको पता ही होगा, जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, SO4 -2 हो गया, ठीक है, कार्बोनेट CO3 -2 हो गया। तो ये सारे अपने पास क्या है, निगेटिवली चार्ज है, सारों पे क्या है, निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये अपने पास निगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गए। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया। अब ये देखो न्यूट्रल है और इनमें पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन का भी लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ये, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के अंदर आप कहोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने। पॉजिटिव का तो मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इतना तो पता होगा ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन किसी में से निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ से देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, देखो जैसे कि NO+ है, ठीक है, NO+ है, जैसे नाइट्रोजन, ये क्या हो गया अपने पास से ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए NO+ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है ना वो नाइट्रोजन देता है, ये डोनेटिंग साइट होती है, ठीक है, ये यहाँ पे डोनेटिंग साइट हो गई। तो यहाँ पे देने वाला एटम कोई और है पर ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। हाँ ये सही बात है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा वो नहीं दे पाएगा, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे देगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, NH2 NH3 पॉजिटिव, जैसे ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर आप देखोगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज होने के बावजूद भी ये क्या बनता है, लिगेंड बनता है। क्यों, क्योंकि इसका ये नाइट्रोजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो लिगेंड पॉजिटिवली, निगेटिवली, न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये लिगेंड के बारे में बता दिया। अब लिगेंड बेसिकली 2 टाइप के आपके मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखो। लिगेंड जो अपने पास होते हैं ना वो 2 टाइप के मिलेंगे आपको, देखो कौन कौन से। एक तो मिलते हैं होमोलेप्टिक, ठीक है, क्या मिलते हैं, होमोलेप्टिक लिगेंड्स, या फिर कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, काम करते हैं कॉम्प्लेक्स को अपन बांट सकते हैं इसमें। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, और एक अपने पास होता है क्या, हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया ये K4 FeCN6, ठीक है। अगर सारे के सारे लिगेंड एक जैसे कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी के अंदर अगर लिगेंड सारे एक जैसे हैं, जैसे साइनाइड है, चाहों के चाहों यहाँ पे लिगेंड है और 6 के 6 लिगेंड अपने पास कैसे हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल लिगेंड हो, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे मान लो हेट्रोलेप्टिक में क्या होता है, हेट्रोलेप्टिक में ये होगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया K4, ठीक है, FeCN4 और Cl2 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के क्या आ गए, लिगेंड आ गए। तो अगर क्या होते हैं आइडेंटिकल लिगेंड होते हैं तब तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आएगा, और अगर लिगेंड क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब हो गया मतलब समान हो गया, एक जैसे, ठीक है। तो अगर एक जैसे लिगेंड है तो आप उसको होमोलेप्टिक बोल दो, अगर लिगेंड उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अलग अलग टाइप के हैं तो उसको हेट्रोलेप्टिक बोल दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें से बोर्ड में 1 आध नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो इसके बारे में बात करनी है, और एक अपने पास यहाँ पे बात करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जगह जगह इनका उपयोग होगा तो ध्यान में रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो क्या होगा इसके ऊपर, हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो। यहाँ पे क्या होगा देखो, इसका मतलब होता है कि टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम,
ठीक है, बस इसी का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम पे टोटल कितना चार्ज है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, नेट चार्ज बोल सकते हो आप। ठीक है, नेट चार्ज कितना होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर में अपने पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में बनेंगे भाई, सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बनेंगे और लिगेंड के बीच में बनेंगे। तो बस उसी को ही आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। समझ में आ गई ना बात है। अपने पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नेट चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीज़ है, देखो सेंट्रल मेटल एटम को CN से दर्शाते हैं और अपने जो सिलेबस के अंदर है वो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सिलेबस में है। तो ध्यान रखोगे सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि आपके सिलेबस में वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, या तो 4 बनते हैं और या तो 6 बनते हैं। किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड के बीच में। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट की जाती है। ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल चार्ज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, पहले तो ये निकाल लो टोटल चार्ज ऑफ कंपाउंड, और पूरे के पूरे अपने पास पूरे के पूरे पे चार्ज कितना है, यानी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड आपका बना है उसके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, नेट चार्ज बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या कैसे निकालोगे इनको। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे 7 एग्जाम्पल ले रखे हैं और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है इनके और ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। ठीक है, देखो किसकी बताओगे, सेंट्रल मेटल एटम की डिफाइन होती है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की ही डिफाइन होती है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट की जैसे आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मान लो आप कितनी है, X है। अमोनिया की कितनी होती है, 0 होती है भाई, न्यूट्रल है ये तो। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 × 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन कितनी है, 3। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज है, कुछ नहीं दिया हुआ, 0 होता है बस। नहीं दिया होता ना तो 0 मान लोगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, X प्लस ये तो 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा, -3 = 0, यानी X की वैल्यू कितनी आ रही है, +3। यानी यहाँ पे कोबाल्ट है वो किस स्टेट के अंदर है, +3 स्टेट के अंदर है। ठीक है, और अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अपने पास, सेंट्रल मेटल, देखो आप पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पकड़ोगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी को पकड़ लो। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ने के बाद आप देखो कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कितने यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो 6 कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें देखो जैसे क्रोमियम का X मान लो, अमोनिया पे कुछ होता नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, 2 × क्लोरीन पे होता है -1 और बाहर क्या है, ये अपने पास हो जाएगा। एक ब्रोमीन भी है तो ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं दिया हो तो 0 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, X, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा -2 और -1 = 0, यानी X की वैल्यू कितनी आएगी, +3 आएगा। यानी यहाँ पर क्रोमियम किस स्टेट के अंदर है, +3 स्टेट के अंदर है। इसमें देखो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे बताओ भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पे 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 और 2 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6। हाँ, इसके बाद देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, और बाहर पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे कितना होता है अपने पास, +1, 4 पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना, 4 × +1। ठीक है, और प्लस में आयरन का X मान लो, जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका X मानो, और यहाँ कितना हो जाएगा, +6 और एक साइनाइड पे होता है -1 = 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 + X -6 = 0। तो यहाँ से कितना हो गया, X - 2 होगा = 0, तो X की वैल्यू आ रही है +2। ठीक है, यानी आयरन यहाँ पे Fe+2 फॉर्म में है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का हो गया 6। अब यहाँ पे आओ, K3FeCN6। ठीक है, एक पोटेशियम पे +1 होता है, 3 पोटेशियम पे 3 हो जाएगा। ठीक है, आयरन का X मान लो, 6 साइनाइड, एक साइनाइड पे -1 होता है = 0। तो ये हो गया 3 + X - 6 = 0।
तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी +3 हो जाएगी। ठीक है, यानी आयरन यहाँ पे किस स्टेट के अंदर है +3 स्टेट के अंदर है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो ब्रैकेट के बाद 6 लिखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। इसमें आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है बार पे, हाइड्रोजन पे H प्लस होता है ना, +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक है हाइड्रोजन और एक पे +1 होता है। प्लस सिल्वर का मान लो x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Cl 4 है अपने पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, 4 इंटू -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास बताओ 1 प्लस x -4 इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। यानी सिल्वर Ag कितना होगा +3 में शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ हो हाइड्रोजन में देखो कितना हो जाएगा अपने पास है, एक हाइड्रोजन भी होता है एक, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू +1 प्लस प्लेटिनम का मान लो x है, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 6 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 होता है इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से कितना होगा अपने पास x -4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे +4 आ रही है। ठीक है, यानी प्लेटिनम यहाँ पे Pt+4 में है। इसमें देखो कॉपर का मान लो x, अमोनिया के कितने हो जाएंगे 4 इंटू 0। ठीक है, और प्लस में एक सल्फेट है। ठीक है, तो एक सल्फेट है और एक पे कितना होता है 2 होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी +2 आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपने पास कॉपर किस स्टेट के अंदर है +2 में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 क्लोरीन है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 क्लोरीन है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, बाकी तो सारी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वीबीटी वगैरह पे वहाँ पे जब आप जाओगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर है वो टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, चार्ज आराम से आप निकाल सकते हो, आपने 11th के अंदर भी सीखे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर में बस आपको ये देखने, जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं वही देखने होते हैं, बस उनको जोड़ते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपना आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, देखो डेंटिसिटी, हाँ डेंटिसिटी क्या होती है। देखो डेंटिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय लिगेंड, ठीक है, टू सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड ने कितने लोन पेयर दिए, उसको आप क्या बोलते हो डेंटिसिटी बोलते हो। अब देखो क्लासिफिकेशन इसका अलग अलग टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन देखो आप अगर डेंटिसिटी के आधार पे करो लिगेंड का, किसका है ये लिगेंड का, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, तो डेंटिसिटी के आधार पे अलग अलग प्रकार के लिगेंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट का क्या मतलब होता है, जो एक लोन पेयर देगा। ठीक है, वे लिगेंड जो केवल एक लोन पेयर देते हैं उसको आप क्या बोलते हो मोनोडेंटेट बोलते हो। अब इसमें भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग टाइप हो जाएंगे। जैसे ये हो गए न्यूट्रल वाले जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। NH3 को बोलते हैं एमीन, H2O को एक्वा नाम पड़ता है, NO का नाइट्रोसिल, PH3 का फॉस्फिन, CO का कार्बोनिल, CS का थायोकार्बोनिल। ठीक है, अब ये सारे के सारे ना ये एक एक क्या होते हैं लोन पेयर देते हैं। जैसे एमीन है वो अपने यहाँ से क्या करेगा एक लोन पेयर देगा, एक्वा वाटर भी अपना एक लोन पेयर दे देता है, NO भी नाइट्रोसिल भी अपना क्या करता है एक लोन पेयर देता है। PH3 में फॉस्फिन, फॉस्फोरस से अपने पास फॉस्फोरस से यहाँ पे क्या होता है लोन पेयर दिए जाते हैं। कार्बोनिल हो गया, ठीक है, CS हो गया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन देता है, यहाँ सल्फर वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे देने के लिए क्या है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर है ना वो एक ही दिया जाएगा बस। ठीक है, 1 लोन पेयर यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि ये नेगेटिवली हो गए, ये सारे पॉजिटिवली है, ये मैंने बता ही दिया था। जैसे NO2, ये NO+ जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। NH3+ अभी बताया था हाइड्राजीन होता है तो हाइड्राजीनियम। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं अपने पास निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो।
ठीक है। O-2 होता है तो ऑक्सो नाम आता है, S-2 होता है तो सल्फाइडो आता है या फिर सल्फो आता है। ठीक है। OH- होता है तो हाइड्रोक्सो, H- है तो हाइड्रिडो। ठीक है। ये सारे नाम आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, ये नाम आपको रटने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि अभी IUPAC लिखेंगे, IUPAC नोमेनकल्चर होगा तो हर एक का पर्टिकुलर आपको लिगेंड का नाम ध्यान में होना चाहिए। ये किससे याद होगा? प्रैक्टिस से याद होगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। मोनोडेंटेट हो गए, उसके बाद आते हैं बाईडेंटेट। ठीक है, बाईडेंटेट। बाईडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? जो अपने पास क्या करते हैं, दो लोन पेयर देते हैं। ठीक है, जैसे इसके बड़े फेमस एग्जांपल है, एक तो EN हो गया, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायामीन। ठीक है, इथाइलिन डायामीन। इथिलीन, देखो इथाइलिन का क्या मतलब हो जाएगा, दो कार्बन को एथ बोलते हो ना आप, ये चीज़ हो गई। और इससे अपन क्या जोड़ देंगे, NH2। यहाँ भी आप क्या जोड़ोगे, NH2। इसके पास लोन पेयर है अपने, ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ दो CH2 CH2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना भाई बात ये? हाँ, तो इसको आप क्या बोलते हो, इथिलीन बोलते हो, या फिर डायरेक्ट इसको सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूँ तो बस EN से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो दो कैसे हो गई, देखो एक नाइट्रोजन तो ये है जो अपने लोन पेयर लेके बैठा है और दे देगा, और ये भी क्या होगा अपने पास है, अपनी लोन पेयर दे देगा। पर एट द टाइम देते हैं, ऐसे नहीं है कि पहले किसी ने दे दिया या फिर दूसरा नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों साथ में इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इथिलीन हो गया, डायमीन, और एक अपने पास होता है यहाँ पे ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जैसे मान लो CH2 यहाँ O यहाँ O, ये माइनस ये माइनस, दोनों ऑक्सीजन एक साथ अपने यहाँ पे लोन पेयर देके और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये ऑक्सीलेटो हो गया, वो इथिलीन डायमीन हो गया। तो ये अपने पास क्या होते हैं, बाईडेंटेट लिगेंड होते हैं दोनों ही। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा अपने पास कौन सा, अगर आप पढ़ो तो पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या हो गया, पॉलीडेंटेट का मतलब हो गया कि दो से ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना एक साथ किसी सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको आप पॉलीडेंटेट बोल दोगे। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है EDTA। ठीक है, EDTA। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन डायामीन, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो ये इसका नाम होता है, पूरा फुल फॉर्म बता दिया मैंने, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, पहले इथाइलिन बना दो आप, यानी दो कार्बन का बना दो CH2 फिर इससे आप क्या जोड़ोगे, नाइट्रोजन जोड़ दो। ठीक है, और इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और इससे आपको क्या जोड़ने हैं, 4 एसीटेट जोड़ दो। तो 4 एसीटेट का मतलब क्या हो गया, देखो COO-, सॉरी एसीटेट जोड़ना ना, एक मिनट, सॉरी CH3 COO-, ऐसे यहाँ पे जोड़ दो, CH3 CO-, ऐसे यहाँ जोड़ दो CH3 CO-, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा CH3 CO-। तो एक टाइम पे एट द वन इंस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डोनेटिंग साइड है, और एक टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम को ये क्या कर सकता है, 6 लोन पेयर दे सकता है। समझ में आ गई ना बात ये? तो ये चीज़ होगी। अब आपको थोड़ा ध्यान में मैं बताता हूँ क्या रखना पड़ेगा। बाईडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट कहीं पे लिगेंड आते हैं और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने पूछे तो क्या करोगे, देखो जैसे कि मान लो कल को मान लो मेरे को ऐसे लिख के दे दिया, ठीक है, कि K4Fe और EN कितने दे दिए मेरे को, यहाँ पे मान लो दे दिए EN मेरे को 3 दे दिए। ठीक है, EN मेरे को कितने दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे मैं बताता हूँ। देखो अगर आपको यहाँ पे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो अभी तक पढ़ा तो आप तो बोलोगे 3 होगा, अभी आप क्या बोलोगे 3 होगा, पर ये हो जाएगा गलत, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो ये मैंने नहीं कहा था कि भाई यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब बाहर वाले नंबर देख लो और हो जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या लिखा था कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने कोऑर्डिनेशन बनेंगे, EN 2 बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 है तो कितने बनेंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। कल को मान लो मेरे को ऐसे लिख के दे दिया K4Fe, ठीक है, और यहाँ पे लिख के दे दिया EDTA, तो अब आप एक देख के कोऑर्डिनेशन नंबर एक मत कर देना, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप बताओ, EDTA एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखोगे। मोनोडेंटेट में 1 लोन पेयर देना है, बाईडेंटेट में 2, पॉलीडेंटेट में 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए।
तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें अपन को कुछ और लिगेंड के बारे में बात करनी है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में क्या होता है, अपने पास 2 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, 2 क्या होते हैं? डोनर एटम होते हैं। बट एट द वन टाइम, मतलब एट अ टाइम, एक समय पे क्या होता है, केवल एक ही डोनर एटम क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। समझ में आ गई ना बात ये? तो वो लिगेंड जिसके अंदर 2 डोनर एटम हो पर एक टाइम पे केवल एक ही डोनर एटम क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलोगे। समझ में आ गई ना बात ये? एक बार फिर से बोल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 2 डोनर एटम होंगे उस लिगेंड के अंदर और एक टाइम पे एक डोनर एटम ही लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। जैसे कि साइनाइड है Cn-। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? साइनो बोलते हो या तो साइनिडो बोलते हो। ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होता है ना, वो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है और नाइट्रोजन नहीं कर पाता। जैसे Nc, ठीक है, Nc माइनस में क्या होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये क्या बन गया, आइसो साइनो या फिर आइसो साइनिडो। ठीक है, ऐसे ही अपने पास क्या, तो SCN निगेटिव है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, थायोसाइनो बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, थायोसाइनो या फिर थायोसाइनिडो भी बोलते हैं इसको। फिर मान लो अगर मेरे पास ऐसे है NCS है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, आइसो थायोसाइनो बोलोगे। क्या बोलोगे? आइसो थायोसाइनो या फिर आइसो थायोसाइनिडो बोलोगे। ये एग्जाम्पल है बस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डोनेट करता है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे डोनर जो एटम थे वो तो बहुत सारे थे। ठीक है, मतलब 2-2 थे इसके अंदर, 2-2 डोनेटिंग साइड थी, पर यहाँ पे डोनेट किसने किए, केवल एक एटम ने। तो ये सारे के सारे कैसे लिगेंड हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएंगे एम्बीडेंटेट हो जाएंगे। इसका नाम साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो होगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने आगे और नेक्स्ट अपने पास है फ्लेक्सीडेंटेट। ठीक है, क्या है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, हाँ, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? देखो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो अपनी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है। समझ में आ गई ना? अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को वो स्विच कर सकता है। कई बार वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी 1 आती है तो कई बार 2 आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं। फ्लेक्सिबल, लचीला होता है ना, कि कई बार कुछ भी हो गया, कुछ शेप कोई और बना लिया या फिर ऐसा कुछ होता है तो उसको फ्लेक्सी बोलते हैं अपने। तो फ्लेक्सीडेंटेड का क्या मतलब हो गया कि अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को वो मतलब टर्न ओवर कर सकता है, मतलब ये हो गया कि बदल सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ मैं, देखो आपको, जैसे कि एक ये एग्जाम्पल देखो, CONH3 और SO4 यहाँ पे मैंने ले लिया और बाहर मान लो मैंने Cl लगा रखा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है, CONH3 और SO4Cl। ठीक है, अब आपके सिलेबस में मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कितने हैं, 4 या फिर 6 वाले हैं। ठीक है, अब जैसे देखो CONH3 SO4, अब यहाँ NH3 के बाहर कितना है, 5 है। ठीक है, तो 5 हो गया, तो 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनाएगा। ठीक है, और एक SO4 -2 बनाएगा, तो कितने हो गए, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6। और यहाँ पे देखो NH3 कितनी है, 4 है, तो जाहिर सी बात है SO4 कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड बना रहा होगा, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब देखो SO4 ने क्या किया है, अपनी डेंसिटी को चेंज कर लिया कंपाउंड के हिसाब से। ठीक है, एक बार 1 आया है, दूसरी बार 2 आया है, तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं ना, वो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाओ अपने पास चिलेटिंग पे। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो जो अपने पास बाईडेंटेट, ठीक है, या फिर जो पॉलीडेंटेट है,
ठीक है, वो जो लिगेंड्स होते हैं ना, ठीक है, बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ के, ठीक है, और कुछ रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं? रिंग जैसी स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ अरेंजमेंट अपने हिसाब से वो कर लेंगे। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि बाइडेंटेट यानी जिसके क्या होते हैं, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है एक टाइम पे, और पॉलीडेंटेट का 2 से ज़्यादा कर सकता है। तो वो जब सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट बैठेगी उनके बीच में कि रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, जैसे ये देखो मैंने CH2 और यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले रखा है, NH2, और यहाँ पर भी मान लो NH2 है। अब इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, मान लो कोई मेटल है अपने पास, तो ये एक द टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे अपने पास इस मेटल को ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे एक टाइम पे। तो देखो बीच में रिंग बन गई ना एक, ठीक है, एक बीच में रिंग बन गई। ठीक है, या फिर ऐसे एग्जाम्पल देख लो, CH2 O- ऑक्सीलेटो, मान लो मैंने यहाँ मेटल लगा दिया, तो ये एक टाइम पे अपने दोनों लोग ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट करेंगे। ठीक है, लोन पेयर को डोनेट कर देंगे। तो डोनेट करने के बाद देखो यहाँ रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना, और यहाँ पर भी क्या हो रही है, रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है तो इसी को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को बोलते हो चिलेशन बोलते हो। ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनने को क्या बोला जाता है, चिलेशन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो लिगेंड होते हैं ना ऐसे, ठीक है, ये जो लिगेंड्स ऐसे आपके पास है, जैसे ऑक्सीलेटो हो गया या फिर, ठीक है, ऑक्सीलेटो हो गया या फिर EN हो गया, ये क्या लिगेंड, ये कौन से लिगेंड कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। समझ में आ गई ना बात? ये कैसे लिगेंड कहलाते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और एक बात का ध्यान रखिएगा, 5 और 6 मेंबर की जो रिंग होती है, ठीक है, 5 और 6 मेंबर की जो अपने पास रिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे इस रिंग में देखो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5, भाई 2 नाइट्रोजन 2 कार्बन 1 मेटल, तो 5 मेंबर की रिंग है तो स्टेबल होगी। इसमें भी 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो ये भी स्टेबल होगी। ठीक है, अब आपको देखो कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ, अगर रिंग की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखो मान लो आपको कल को ये बोल दिया कि एक मेरे पास लिगेंड है, वो एक टाइम पे क्या कर सकता है कि 10 लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो डेकाडेंटेट वो लिगेंड हो गया, डेकाडेंटेट लिगेंड हो गया। और आपको पूछा कि कितनी रिंग बनेगी अगर वो सेंट्रल मेटल एटम को एक साथ 10 लोन पेयर दे दे, तो नंबर ऑफ जो रिंग होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी -1। ठीक है, डेंटिसिटी -1। जैसे देखो डेंटिसिटी इन दोनों की कितनी थी, 2 थी, बाइडेंटेट है, -1, तो एक रिंग बन रही है। समझ में आ गई ना, एक एक रिंग बन रही है। तो ऐसे अपने पास क्या होते हैं, ये चिलेटिंग लिगेंड्स हो गए। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड जो अपने क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को अपने स्विच कर सके। और एम्बिडेंटेड में क्या हो जाएगा, 2 डोनर एटम हो गए पर एक टाइम पे एक ही डोनर एटम डोनेट करेगा लोन पेयर को। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपना IUPAC शुरू करते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अपन अब क्या करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अपन को क्या करने हैं, अब IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। पहले इनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इनके क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। जैसे सबसे पहला रूल देखो क्या है, ठीक है, ये रूल्स हालांकि वर्नर ने दिए थे और कुछ अपने पास जो नियम है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चलते हैं। जैसा कि इसके अंदर आ रहा है कि एक अपने पास पॉजिटिवली चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज अपने पास स्पीसीज रहती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पॉजिटिव है यानी स्पेक्टेटर आइन होगा, या फिर निगेटिव आइन भी हो सकता है स्पेक्टेटर आइन, और एक कॉम्प्लेक्स होगा आइन। ठीक है, तो 2 आइन अपने पास है। तो इन्होंने क्या कहा, देखो जैसे आप NaCl का नाम लिखते हो, क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्मेट में ये आपको फॉलो करना है। पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला हिस्सा लिखना है, बाद में निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले हिस्से को आप क्या बोलते हो भाई, हैं, कैटाइन बोलते हो, और नेगेटिव वाले को आप क्या बोलते हो, एनाइन बोलते हो। तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है, राइट नेम ऑफ कैटाइन फर्स्ट। ठीक है, पहले कैटाइन का नाम देन एनाइन का नाम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा रूल देखो क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जब भी आप किसका नाम लिखो, जब भी आप नाम लिखो किसका, कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है ना उसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जब भी आप नाम लिखो
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड्स का नाम लिखना है। ठीक है, किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का। उसके बाद आप लिखोगे नाम किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। और ध्यान रखना है लिगेंड का नंबर भी पहले कंसीडर करना है। जैसे मान लो अगर 2 लिगेंड है तो क्या लिखोगे, डाई लिखोगे। 3 है तो क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे। 4 है तो क्या लिखोगे, टेट्रा लिखोगे। ठीक है, 5 है तो पेंटा लिखोगे। ठीक है, 6 है तो हेक्सा लिखोगे। यानी एक जैसे, ये किसके लिए लगानी है, आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल लिगेंड है ना, कोई एक ही लिगेंड मान लो एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसका नाम कैसे लिखोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, फिर उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और अगर किसी भी स्थिति के अंदर आपके पास ये हो जाए कि लिगेंड के नाम में ही ऑलरेडी अगर ऐसे नाम आ रहे हैं कि डाई, ट्राई, टेट्रा, अगर ऐसे नाम आ रहे हैं तो उसमें फिर क्या करोगे आप। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, डाई की जगह लगा देना है। जैसे मान लो करें मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिगेंड के नाम के अंदर अगर पहले ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है, जैसा कि इसके अंदर था, EN के अंदर था, EDTA के अंदर था ना, इसके अंदर इसका नाम क्या था अपने पास है, इथाइलिन डायामीन था। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डायामीन आ रहा है ना, डाई पहले ही आ गया इसके अंदर, इसके नाम में पहले से डाई है। और इसका अगर नाम मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें पहले से नाम आ गया ना, टेट्रा एसीटेट। ठीक है, और ये अगर क्या हो गए, लिगेंड अगर एक से ज़्यादा बार आ गई, मान लो 2 बार आ गया, EN 2 बार आ गया। ठीक है, तो उसके नाम के आगे पहले क्या लिखोगे आप, बिस लिखोगे। 3 बार आ गया तो क्या लिखोगे, ठीक है, ट्राइस लिखोगे। 4 बार आ गया तो क्या लिखोगे, टेट्रा किस लिखोगे। ठीक है, टेट्रा किस लिखोगे। 5 बार आ गया तो पेंटा किस लिखोगे। तो ऐसे नाम आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, बाद में आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दोगे और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद आपको कोष्टक खोल के और उसके अंदर क्या करनी है, उस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ में लिखनी है। और ये जब आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किस में लिखनी होती है, रोमन नंबर के अंदर लिखनी है। ठीक है, अब रोमन नंबर तो सारों को आते होंगे। अगर 1 है तो ऐसे लिखते हो आप। ठीक है, इस टाइप से। 2 होते हैं तो इस टाइप से। 3 है तो ऐसे। 4 है तो ऐसे। 5 है तो ऐसे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी तक मैंने क्या कहा कि केटाइन का नाम पहले, बाद में आप किसका लिखोगे, एनाइन का नाम लिखोगे। केटाइन या एनाइन कोई भी अपने पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अगर स्फीयर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ लिगेंड लगाओगे कि कितने लिगेंड है। 2 बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे नाम आएगा। और अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा है तो 20, 30, टेट्रा किस ऐसे लगाओगे। बाद में आपको क्या करना है, नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। और नेम ऑफ लिगेंड आपके बोर्ड के हिसाब से देखे जाए तो मैंने जितने लिखाए थे बस उतने ही आप याद कर लो, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड आएगा। ठीक है, उसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, ब्रैकेट खोल के उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर, रोमन नंबर के अंदर लिख दोगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया। और एक लास्ट रूल आपके पास बचता है। ठीक है, रूल तो बहुत सारे हो गए इसमें, मैंने एक में बता दिए। तो रूल नंबर अपने पास कौन सा हो जाएगा, 3 मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अगर अपने पास क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर आपकी कैसी है, निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड है तो उसके अंदर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। उसमें आप जब उसका नाम लिखो तो ध्यान रहे कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे ना, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 वर्ड जुड़ जाता है। समझ में आ गया ना। एक ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर निगेटिवली चार्ज्ड है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे ATE यानी 8 जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लो जिंक है, ठीक है, तो जिंक को जिंक न लिख के क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर है तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, अर्जेंटेट नाम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कॉपर है तो कॉपर का नाम क्यूप्रेट पड़ जाएगा। ये देख रहे हो 8 आ रहे। निकल है तो नाम पड़ जाएगा निकलेट। ठीक है, निकलेट। और क्रोमियम है, ठीक है, तो क्रोमेट नाम पड़ जाएगा। मरकरी है तो मर्क्यूरेट नाम पड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम है तो क्या नाम पड़ेगा इसका, प्लेटिनेट नाम पड़ जाएगा। और अगर लेड है तो उसका नाम प्लम्बेट होता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात ये। और गोल्ड है तो ओरेट नाम पड़ता है।
तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, बस इतने ठीक है आपके। लगभग सेंट्रल मेटल एटम यही आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया ना बात ये। तो ये है जिंक का जिंकेट, एजी का अर्जेंटेट, कॉपर का क्यूपरेट, निकल का निकलेट, क्रोमियम का क्रोमेट, मरकरी का मर्क्यूरेट, और लेड का प्लम्बेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, ओरम ये ओरेट, ये गोल्ड होता है उसका नाम क्या पड़ेगा, ओरेट नाम पड़ेगा। ठीक है। और ये पर लगाने कब है, नॉर्मली तो आपको ऐसे लिखनी है, जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकल, क्रोमियम, मरकरी, ठीक है, लेड, प्लेटिनम और गोल्ड। जनरली तो ऐसा लिखना है, पर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब सेंट्रल मेटल एटम के पीछे ये 8 वर्ड आएंगे और ऐसे लिखे जाएंगे। समझ में आ गई ना बात ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले कैटाइन का नाम बाद में एनाइन का नाम, इसी फॉर्मेट में लिखना है जो इनऑर्गेनिक में लिखते हो। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब भी नाम लिख रहे हो तो नंबर ऑफ लिगेंड पहले आएंगे। ठीक है। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा, और अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है तो आपके क्या नाम आ जाएंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे नाम आ जाएंगे। फिर आपको लिगेंड का नाम लिखना है जो कि मैं पहले लिखा चुका हूँ, और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर के अंदर लिखनी है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज्ड है तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 वर्ड का प्रयोग करना है, और ये मैंने आपको कुछ बता दिए। ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप इसको सही ढंग से देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देख लीजिए। हाँ, तो अब अपने कुछ नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला K3FeCN होल 6। ठीक है। और यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 3 पे +3 होगा, यानी कि उसके ऊपर -3 आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे इस पे +3 आएगा। ठीक है। स्पेक्ट्राइन पे टोटल मिला के, तो ये +3 ये -3। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, यानी एनाइनिक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जैसे अपने अभी पढ़े थे वैसे लिखने। और सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, केटाइन का नाम लिखोगे। केटाइन कौन सा है, ये पोटेशियम है तो इसका नाम लिखो पोटेशियम। ठीक है। अब कई क्या करते हैं, ट्राई पोटेशियम लिख देते हैं, नहीं, ये अगर आप करोगे तो गलत हो जाएगा। स्पेक्ट्रेटर आयन का नाम लिखना है बस, उसके आगे उसका नंबर मेंशन नहीं करना। ठीक है। तो सबसे पहले केटाइन का नाम लिख दिया, अब एनाइन का नाम लिखो। एनाइन कैसा है अपने पास है, एनाइन अपने पास हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इसमें क्या करते हो, लिगेंड का नाम पहले लिखोगे। 6 लिगेंड है तो हेक्सा। ठीक है। और साइनाइड के लिए क्या होता है, साइनो, तो हेक्सा साइनो हो जाएगा। और आयरन के लिए अब यहाँ डायरेक्ट आयरन नहीं लिखना। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज है तो आप क्या लिखोगे, फेरेट नाम लिखोगे। ठीक है। और फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बताओ, +3। ठीक है, ये हो गया +3। आयरन का x मान लो, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, x की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। ठीक है। तो ये मैंने रोमन नंबर के अंदर लिख दिया 3, ऐसे नाम लिखना है। ऐसे इसमें आ जाओ, केटाइन और एनाइन। केटाइन का नाम पहले लिखना है, और केटाइन, और ये अपने पास कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो कोऑर्डिनेशन अगर एंटिटी है अपने पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले लिगेंड के नाम लिखो। लिगेंड है अपने पास NH3, तो एमीन नाम आएगा। एमीन नाम आएगा तो 6 है तो क्या नाम पड़ेगा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, और इस बार इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं बनेगा, कोबाल्ट ही नाम आएगा इसका। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर इसकी कोऑर्डिनेशन, ये अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है रोमन नंबर के अंदर। तो इसका x मान लो ये 0, -3 इक्वल टू 0, तो 3 आएगी इसकी। तो ये हो गया 3। और उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रेटर आयन यानी एनाइन का नाम लिखना है, जो कि है Cl। तो Cl को कैसे लिख दोगे, क्लोराइड। ठीक है, जैसे लिखते हो ना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या आएगा, पोटेशियम आएगा, और लास्ट में Cl है तो क्लोराइड नाम आता है। ठीक है, मैंने कहा था ना इनऑर्गेनिक में जैसे नोमेनक्लेचर करते हो कुछ वैसा ही है, और कुछ है वो अपने यहाँ पे वर्नर ने दिए थे। ठीक है, नियम है वो। अब इसमें देखो, इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, केटाइन है, बाद में एनाइन है। ठीक है। तो केटाइन के ऊपर क्या है अपने पास, पॉजिटिव है, तो नाम इसका क्या पड़ेगा, देखो 4 अपने पास कैसे हैं, एमीन है और क्या है, क्लोरीन है। अब एमीन और क्लोरीन में से पहले नाम किसका आएगा, एमीन का आएगा। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट आपको ध्यान में रखना है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से कौन आता है, पहले ए आता है या सी आता है, ए आता है ना, तो पहले इसका नाम पड़ेगा। तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा अमीन डाइक्लोरो। और अब आ जाएगा किसका नाम है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो क्रोमेट नाम नहीं लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बताओ,
इसकी 0 -2 -1 यानी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 3 और लास्ट में नाम क्या जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, ऐसे कर लोगे। इसमें देखो इसका क्या नाम पड़ेगा, पोटेशियम। ठीक है, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, हेक्सासाइनो और आयरन। इस बार नेगेटिव है ना इसके ऊपर, तो फेरेट नाम आएगा, ना कि आयरन नाम आएगा। ठीक है, तो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 4। ये हो जाएगी -6 यानी 2 आएगा, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, इसमें देखो कैसे लिखोगे, देखो ये 2 स्पेशल केस है, 1 मिनट रुको, इनको बाद में कराते हैं। इनमें देखो पहले, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो FeH2O5 और NO, ये SO4 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब FeH2O5 और NO को आप क्या बोलते हो, नाइट्रोसोनियम, H2O को एक्वा बोलते हो। ठीक है, तो पहले इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है, क्योंकि कैटाइन पहले लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा अपने पास, पेंटा एमिनो। ठीक है, पेंटा एमिनो नाइट्रोसोनियम। ठीक है, नाइट्रोसोनियम, मोनो नाइट्रोसोनियम लिखो चाहे नाइट्रोसोनियम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डायरेक्ट नाम आयरन आएगा, फेरेट मत लिख देना। फेरेट तब लिखते हैं जब ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर। और यहाँ पे कितना जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसका होगा 0, इसका होगा अपने पास NO के ऊपर प्लस चार्ज होता है नाइट्रोसोनियम, और SO4 के ऊपर -2 होता है। तो -2 और +1 यानी 1 आ रहा है, तो आयरन है +1 की स्टेट के अंदर है, और लास्ट में नाम क्या आ जाएगा, सल्फेट नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ देखो इसका क्या नाम पड़ेगा, Na का क्या हो जाएगा, सोडियम डाइड नहीं लगाना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो पहले अपने पास किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का, विथ नंबर। लिगेंड यहाँ पे एक तो साइनो है और एक नाइट्रोसोनियम है। पहले C आता है या फिर N आता है, पहले C आता है, तो यहाँ पे क्या नाम पड़ेगा, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है तो आयरन का क्या नाम पड़ेगा, फेरेट नाम पड़ेगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, +2 और -5, तो कितनी हो गई, 3 हो गई ना अपने पास भाई। इसकी अगर मान लो मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। ठीक है, इसकी x हो गई -5 + 1 = 0। तो माइनस देखो 2 और 1 3, ठीक है, और -5, तो कितना हो जाएगा, -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसमें देखो, इसमें आप कैसे नाम लिखोगे, इसका नाम पड़ जाएगा डायरेक्ट पोटेशियम। ठीक है, तो पोटासियम हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन पे नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे क्या लिखा है, EN और बाहर 3 लिखा हुआ है। EN का मतलब क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन है। ठीक है, और ये 3 बार आ रहे हैं, तो ट्राई वगैरह वो तो नाम यूज़ में लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर डाई ट्राई है तो वापस अपन को नहीं लेना। तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ, इसका नाम क्या पड़ेगा अपने पास, बिस ट्रिस, ट्रिस नाम आएगा ना, TRIS, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन। और उसके बाद आयरन का क्या नाम पड़ेगा, फेरेट। ठीक है, फेरेट नाम पड़ेगा, फेरेट नाम लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बताओ, फेरेट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, EN पे कोई चार्ज होता नहीं है, और पोटेशियम पे +4 होगा, तो आयरन का कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे लिख दो इसको। यहाँ देखो इसका क्या नाम पड़ेगा बताओ, सोडियम। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, टेट्रासाइनो, और नेगेटिव चार्ज है तो जिंकेट। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, ये 2 हो गया, वो -4 हो गया, यानी 2 ही आएगा, तो जिंकेट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम देखो कैसे पड़ेगा, पोटेशियम। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम, तो टेट्रा आयोडो। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है तो क्या नाम पड़ेगा, मर्क्यूरेट। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा, मर्क्यूरेट। और इसमें कोष्टक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, इसमें +2 है और -4 है, यानी 2 ही आएगी इसकी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 2। इसमें देखो ये एक स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अपने पास ये कंपाउंड स्टेबल करता है बिना कोई स्पेक्टेटर आयन के। इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 4 है तो टेट्रा। ठीक है, CO का मतलब कार्बोनिल हो गया। ठीक है, और निकल का निकल हो जाएगा, और निकल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो ब्रैकेट में 0 लिख देंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो यहाँ पे इसमें आओ, इसमें अगर बात करें तो प्लस और माइनस नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका नाम कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ।
हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो जब इसको पानी में डालोगे तो ये H+ देगा, H+ देगा, तो ये एक एसिड है। ठीक है, तो एसिड के लिए आप क्या नाम यूज लेते हो, पीछे IC लगा के और ICE लगा के, या फिर ऐसे आप करके एसिड नाम पीछे लिखते हो, तो वैसे ही यहाँ पे लिखना है। एक बार हाइड्रोजन को हटा दो, मैं बताता हूँ। ये एसिड है ना अपने पास, ठीक है, एसिड है, तो इसका क्या नाम पड़ेगा बताओ। यहाँ पे हो जाएगा टेट्राक्लोरो। और सिल्वर है अपने पास, सिल्वर के ऊपर यहाँ पे देखो ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे Ag को सिल्वर ना लिख के अर्जेंटेट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अर्जेनिक एसिड नाम आएगा इसका, क्यों, क्योंकि ये H+ देगा, और जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, तो टेट्राक्लोरो अपने पास क्या हो जाएगा, अर्जेंटेनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा इसका, अर्जेंटेनिक एसिड। तो ये हो गया अर्जेंटेनिक एसिड, तो ऐसे इसका नाम लिखना है, टेट्राक्लोरो अर्जेंटेनिक एसिड। इसका क्या नाम पड़ेगा देखो, इसका नाम वैसे ही हो जाएगा हेक्साक्लोरो प्लेटेनिक एसिड। ठीक है, प्लेटेनिक एसिड, ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान में रखनी है, टेट्राक्लोरो प्लेटेनिक एसिड और इसका टेट्राक्लोरो अर्जेंटेनिक एसिड, ऐसे नाम लिखना है। अगर इस पर टेट्रा इन हाइड्रोजन हो तभी ये करना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो ये अपनी IUPAC भी हो गई। अब अपन चलते हैं थ्योरीज की तरफ, और आपके 3 थ्योरी है जो कि ये बताती है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें से देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 थ्योरी है। ठीक है, 3 थ्योरीज है, और उन थ्योरी के अंदर आपको क्या बताया गया है कि हाउ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो 3 थ्योरी बड़ी फेमस है। सबसे पहली है वर्नर थ्योरी, ठीक है, और दूसरी है अपने पास VBT जो कि है वैलेंस बैंड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी, और तीसरी जो थ्योरी है वो है आपके पास CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये अपने पास 3 थ्योरीज यहाँ पे आपको पढ़नी है, 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, वर्नर्स थ्योरी, VBT, वैलेंस बैंड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज के लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे कि वर्नर और VBT को यहाँ पे ख़त्म कर लें, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, ठीक है, और आइसोमेरिज्म वगैरह को इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पहली थ्योरी स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, देखो वर्नर थ्योरी ने क्या कहा, वर्नर थ्योरी ने कहा कि अपने पास टोटल 2 प्रकार की वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखते हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और एक होती है अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, ये चीज़ समझ में आ गई ना बात। ये वर्नर ने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार की वैलेंसी से बने हुए हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और ये वैलेंसी किसकी बताई जा रही है, सेंट्रल मेटल एटम की बताई जा रही है। ठीक है, हाँ, पहली बात ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि वर्नर ने जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे काम किया था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे काम किया था, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। ठीक है, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, कहीं पे लिख लीजिएगा कि वर्नर ने जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे काम किया था उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यानी 6 था। और दूसरी बात, इन्होंने कौन से लिगेंड पे काम किया, या फिर मतलब ये है कि कौन से पे आयन पे काम किया था। तो आयन में आता है इनका एक तो न्यूट्रल, ठीक है, और एक आता है इनमें एनाइन यानी नेगेटिव वाले, पॉजिटिव पे काम नहीं किया। तो कैटाइन पे इन्होंने कोई वर्क नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा, कैटाइन पे काम नहीं किया तो कैटाइन की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 थे उन पे काम किया, और न्यूट्रल और एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज पे काम किया, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे काम नहीं किया। तो फिर इन्होंने कहा कि वैलेंसी 2 प्रकार की है सेंट्रल मेटल एटम की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को आज की डेट में अपन क्या कहते हैं, आज की डेट पे अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उस समय वर्नर ने इसको क्या कहा था, प्राइमरी वैलेंसी कहा था। समझ में आ गई ना बात। ये आज के ज़माने में अपन प्राइमरी वैलेंसी किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी आज के युग में अपन किसको कहते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं। तो ध्यान में रहेगी ये बात कि सेकेंडरी वैलेंसी आज के ज़माने पर अपन इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर की फुलफिलमेंट कौन करता है, यानी कि कौन सेटिस्फाई करता है इसको, तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई किससे होती है, ये एनाइन से होती है। ठीक है, किससे होगी, एनाइन से, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज से होगी। समझ में आ गई ना बात। ये इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी है आपको, एनाइन से, यानी नेगेटिवली चार्ज से। समझ में आ गई ना। तो इन्होंने कहा है कि भाई मेनली इन्होंने कहा, देखो एक तो पहली बात है कैटाइन तो इन्होंने लिए नहीं, हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है भाई, प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटाइन से भी क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है, पर वर्नर ने काम नहीं किया ना उस पर, तो इस वजह से इन्होंने कहा नेगेटिवली चार्ज। और बात रही ऑक्सीडेशन नंबर की, तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपन परिभाषित करते हैं ना वहाँ पे, तो वही वो किससे सेटिस्फाई होती है, कैटाइन से भी होती है, एनाइन से भी होती है। न्यूट्रल से तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल पे तो जीरो चार्ज होता है, तो चार्ज तो न्यूट्रल के कारण तो सेंट्रल मेटल एटम पे आना नहीं है, तो किससे आएगा अपने पास, एनाइन से आएगा। ठीक है, कैटाइन से भी आ सकता है, पर वर्नर ने काम नहीं किया। दूसरा देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किससे सेटिस्फाई होगा, इट इज सेटिस्फाइड बाई जो सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आज अपन जिसको बोलते हैं, इन्होंने कहा कि वो किससे सेटिस्फाई करनी है आपको, सेटिस्फाइड बाई किससे, इन्होंने कहा लिगेंड से। ठीक है, जो लिगेंड्स है ना, जो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उनसे सेटिस्फाई होगी। समझ में आ गई होगी बात ये। तो ये आपके वर्नर ने इतनी ही थ्योरी दी थी। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे अभी। ठीक है, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, किससे सेटिस्फाई होती है। तो पहले तो देखो बहुत पुरानी थ्योरी रह गई, तो उस समय पे वर्नर ने जिन पे काम किया था उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था। ठीक है, कैटाइन पे काम इन्होंने नहीं किया था, केवल एनाइन पे काम किया। ठीक है, दो बात का ध्यान रखते हुए फिर वैलेंसी दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, और ऑक्सीडेशन नंबर आज अपन प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं। ठीक है, उस समय पे उन्होंने ये नाम रखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी। और प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी है, एनाइन से, यानी नेगेटिवली चार्ज से। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज होगी वो सारी की सारी क्या होगी, अपने पास प्राइमरी वैलेंसी होगी। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, अपने पास लिगेंड से सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी को अगर आप वाटर में डाल दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, और जबकि यहाँ पे डालोगे अब कोऑर्डिनेशन, ये अपने पास लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, तो ये बाहर थोड़ी निकल जाएंगे, ये तो आयोनाइज्ड होते नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, इट इज़ नॉट आयोनाइज्ड इन वाटर, इट इज़ नॉट आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ देखो एक दो एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। देखो सबसे पहला एग्जांपल देखो, जो वर्नर ने एग्जांपल सबसे पहला दिया था वही मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि CO यानी कोबाल्ट और एमीन ले ली मैंने 6 और Cl3। ठीक है, पहला इन्होंने ये एक कोई कंपाउंड उठाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करवा दिया। ठीक है, यानी कि मान लो एक इन्होंने क्या किया कि बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर इन्होंने क्या मिला दिया, यहाँ पे CONH3 Cl3, और इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, वाटर मिला दिया। वाटर मिलाने पे आपके पास एक को सॉल्यूशन बन जाएगा, किसका, CONH3 Cl3 का। और इसके अंदर अब आप क्या डाल दो, इसके अंदर आप डाल दो एक्सेस के अंदर क्या, AgNO3। ठीक है, एक्सेस में क्या डालना है, AgNO3। ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई रटने नहीं है। ठीक है, एक्सेस में मैं क्या ले लिया, AgNO3 ले लिया। एक्सेस में जब AgNO3 आप डाल दोगे, तो डालते ही वर्नर ने ये देखा कि यहाँ पे 3 मोल्स मान लो क्या हो गए, 3 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो गई। समझ में आ रही ना बात। ये इसको पानी में डालने के बाद एक्सेस AgNO3 में डालते क्या हो जाएगा, 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों क्लोरीन क्या है, अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर यानी क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन, और स्पेक्टेटर आयन क्या होते हैं, पानी में डालते बाहर निकल जाते हैं।
तो ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा कि ये तीनों बाहर निकल गए होंगे, तो Cl माइनस है वो Ag के साथ मिलके और क्या बना लिया, AgCl बना दिया। ठीक है, तो अपने पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो मेन जो आप आज स्ट्रक्चर यूज में करते हो वो वर्नर ने ही दिया था सबसे पहले। ठीक है, जो आपको फॉर्मेट बताया था ना शुरुआत में लेक्चर के कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, वो फॉर्मेट वर्नर ने दिया था और इसी विधि से दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा कि एक काम करो, आप एक ब्रैकेट खोलो और CONH3 लेके और 3 क्लोरीन लग दो बाहर। ये 3 क्लोरीन तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, पर बाकी का कुछ भी डिजोल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको बोले कि पहचानो प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी है, निगेटिवली चार्ज से। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों अपने पास क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। समझ में आ गई ना बात, ये जो बाहर वाली है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि नेगेटिव वाली क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। अब आ जाओ सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, लिगेंड से होती है। तो लिगेंड से सेटिस्फाई होगी अपने पास, तो लिगेंड यहाँ पे ये रहे। ठीक है, अंदर NH3 वाले ये लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। क्या ये प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी तो क्या होती है, अपने पास नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती है। समझ में आ गई ना बात ये। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया था सबसे पहले, ये फॉर्मेट किसने बताया था, वर्नर ने बताया था। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप ये इतना देख लीजिए। तो अब अपने आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, ताकि वर्नर थ्योरी आपकी और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोबाल्ट NH3 और Cl3। ठीक है, ये मैंने मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, और इसमें आपने क्या किया, इसको पानी में डिजोल्व किया पहले। ठीक है, बाद में आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक्सेस के अंदर AgNO3 डाल दिया, और AgNO3 डालने से मान लो आपके पास रिजल्ट आया कि 2 मोल ऑफ AgCl के क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन तो क्या है, बाहर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट NH3 तो अंदर रह गया, और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, 1 Cl अंदर और 2 Cl बाहर। ठीक है भाई, 2 Cl बाहर होगी तभी तो AgCl के क्या हो गए, 2 प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब ये देखो 2 के 2 नेगेटिव वाले बाहर है। ठीक है, अब अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात करूँ तो प्राइमरी नेगेटिव वाली होती है। ठीक है, और ये देखो ये बाहर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी ये वैलेंसी होगी। अच्छा, ये क्लोरीन क्या है अपने पास, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि लिगेंड है ना, और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो किससे सेटिस्फाई होता है अपने पास, लिगेंड से होता है ना। तो यहाँ पे ये अपने पास लिगेंड है, तो ये अपन ने लिख दिया। अच्छा, साथ ही साथ ये क्या है अपने पास, प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी की अपने पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो सारे क्या होते हैं अपने पास, प्राइमरी वैलेंसी होती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मेरे को पता आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे लिखा दिया था कि प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है अपने पास, वो वाटर के अंदर आयोनाइज्ड होती है, जबकि ये वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, करेक्ट डेफिनेशन तो ये है, पर बुकों में वो रहती है तो हम भी वहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है, पर हकीकत ये है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी है और साथ में प्राइमरी वैलेंसी भी है। सेकेंडरी तो इस वजह से हो गई कि ये लिगेंड है, प्राइमरी इस वजह से हो गई कि ये नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अब यहाँ पे ये देखो, ये 500 के 500 क्या है अपने पास, सेकेंडरी वैलेंसी है। अच्छा, ये प्राइमरी वैलेंसी है क्या, नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे देखो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी अपने पास कितनी हो गई, 2 ये हो गई, और एक अपने पास क्या हो गई, ये वाली, तो कितनी हो गई, 3 हो गई क्या। और सेकेंडरी वैलेंसी अपने पास कितनी हो गई बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 5 ये और एक ये 6 हो गई। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, अभी आपको पता लग जाएगा। x 5 × 0 ये हो गया अपने पास प्लस का, क्लोरीन 3 है, एक पे -1 का होता है बराबर 0, तो x -3 = 0, यानी x = +3 आ रहा है। ठीक है, तो x = +3 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, उसी को वर्नर ने क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी, और वो भी कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे 5 और ये किए 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड मिल के क्या करेंगे, 6 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तीसरा मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये CONH3 Cl3, इसको मान लो पानी में डालने के बाद इसमें एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाल दिया,
तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये वर्णन ने कहा कि 1 मोल मान लो क्या हो गए 1 मोल्स ऑफ AgCl के क्या हो गए प्रेसिपिटेट बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, CONH3 होल 4, 1 मोल बाहर है इसका मतलब 2 मोल अंदर है Cl2 और ये Cl हो गया। ये Cl बाहर वाला ये तो क्या हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये वाली क्या होगी अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी और प्राइमरी वैलेंसी भी हो गई। सेकेंडरी तो इस वजह से होगी कि ये लिगेंड है, प्राइमरी इस वजह से होगी कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट को ये सेटिस्फाई करेगी ना। और यहाँ पे NH3 अपने पास क्या हो गई ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई क्योंकि ये लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज है नहीं तो प्राइमरी नहीं होगी। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है 6। ठीक है, तो एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फोर्थ मान लो CONH3 होल 3 और Cl3 लिख दिया और पानी में डिजोल्व करा के एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाल दिया और कोई पीपीटी नहीं बैठी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जाहिर सी है CONH3 होल 3 और Cl3 सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे प्राइमरी वैलेंसी भी होगी और सेकेंडरी भी होगी। प्राइमरी तो इस वजह से कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रभावित करेगी और सेकेंडरी वैलेंसी इस वजह से क्योंकि ये लिगेंड है और ये सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है 3 आ रही है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है अपने पास 6 आ रही है। ठीक है, तो वही बात है। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपका छोटा सा पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के क्या क्या अपने पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, क्या सबूत है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी एक सूटेबल रिएजेंट डालने पे प्रेसिपिटेशन बैठ रहा है। समझ में आ गई ना भाई बात, ये कोई भी सूटेबल रिएजेंट डालने पे क्या होगा प्रेसिपिटेशन बैठ जाएगा, जिससे अपने पास क्या होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा उसका प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे के सारे बच्चे हुए देखो जिसका प्रेसिपिटेशन बन गया उनको तो क्या करो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखो, जिनका नहीं बना वो अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई ना। तो पहला एविडेंस तो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन एडिंग। ठीक है, क्या ऐड करने पे एन सुटेबल रिएजेंट। ठीक है, तो कोई भी सुटेबल रिएजेंट डालने पे प्रेसिपिटेशन बैठ जाता है। सबसे पहला सबूत तो यही है। दूसरा जो मेन सबूत यहाँ पे आप ये लिख सकते हो जो कि है अपने पास किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप बोल दो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आइंस के। ठीक है, जितने ज़्यादा आइंस होंगे उतनी ही अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आइंस के। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ तो देखो आपने 4 एग्जाम्पल लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले के अंदर कितने आयन आए थे आपके पास, मतलब कितने हैं वो टोटल आयन थे भाई। पहले आपके पास ये नहीं आया था क्या, सबसे पहला जो एग्जाम्पल कराया था CONH3 होल 6 और Cl3। जब ये टूटा था तो क्या हुआ था 3 Cl माइनस में टूटेगा और एक CONH3 होल 6 के ऊपर +3 में टूटेगा। तो टोटल कितने आयन हो गए बताओ, 3 तो Cl माइनस और एक ये पूरा कोऑर्डिनेशन वाला, तो 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, तो इसमें 4 आयन आए। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर कितने होंगे, 2 ये हो जाएगा और एक ये आयन बनाएगा। ठीक है, तो 3 भाई, एक तो स्पेक्टेटर आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो 2 स्पेक्टेटर आयन हो जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो 3 हो गया। तीसरे के अंदर क्या होगा अपने पास, एक स्पेक्टेटर आयन और एक अपने पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स आयन, तो 2 हो गए। और पहले के अंदर तो एक ही कॉम्प्लेक्स आयन है तो 1 हो गया। तो ज़्यादा अपने पास किस में है बताओ, ज़्यादा अपने पास है जो आयन्स है वो पहले में है। ठीक है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी, यानी कि जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब कुछ तो कन्फ्यूज इसी में ही हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, एक सेल ले लो आप और उस सेल के अंदर जो आपने सॉल्यूशन बनाया था, ये जो आप ये एक्सेस AgNO3 वगैरह डाल रहे हो, सॉरी AgNO3 नहीं डालना, मान लो आपने पहले वाटर डाला, वाटर डालते क्या हो जाएगा अपने पास आयन सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आयन डालने के बाद मान लो आपने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रोड डाल के और बीच में मान लो कोई एक एमीटर डाल दिया। ठीक है, ऐसे चारों एग्जाम्पल के अलग अलग सेल ले लो आप। ठीक है, 4 अलग अलग सेल ले लो आप। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे पहले 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है।
और इनमें से इलेक्ट्रिक करंट आपको क्या करनी पड़ेगी, फ्लो करवानी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये मान लो 4 सेल ले लिए। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एमीटर ने मान लो इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा दिखाई, दूसरे में कम हो गई, तीसरे में और कम हो गई, और चौथे में मान लो 0 एम्पियर की करंट आई, ठीक है। इसका मतलब इसमें कंडक्टिविटी यानी इस सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिक करंट बहने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, इसमें कम, इसमें सबसे कम, इसमें कम और उसमें सबसे कम हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये होता है अपने पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, अच्छे ढंग से देखो वर्नर थ्योरी को, और उसके बाद अपन एक टॉपिक ले लेते हैं EAN का, ठीक है। तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपन वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देख लो एक बार। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे EAN के बारे में, ठीक है। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो EAN का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो ध्यान में रखो आप, जो कि होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन सेंट्रल मेटल एटम या फिर आइंस प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, EAN का फॉर्मूला होता है, ये काफ़ी कुछ बता देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। EAN इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम या फिर आइंस, ठीक है, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो निकल, ठीक है। अब अपन को पता है ये इसका नाम लिखा था, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अच्छा निकल आता कितने पे, मैंगनीज, ठीक है, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल आता है अपने पास, यानी 25, 26, 27 और 28 पे आता है। तो इसके अंदर 28 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है। प्लस इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो कितने बना रखे हैं, 4, और उसका डबल कर दो 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 8, यानी कितना आ रहा है ये 36 आ रहा है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई, ऐसे EN निकाला जाता है। और ऐसे ही अपने पास यहाँ पे निकाल सकते हो। इसमें कैसे निकालोगे, क्रोमियम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्रोमियम का कितना आएगा, देखो यहाँ 0 होगा, -2 -1 यानी -3, उधर जाएगा तो +3, यानी क्रोमियम +3 स्टेट के अंदर है, ठीक है। और क्रोमियम आता कितने पे है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, चॉइस पे आता है। चॉइस में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने बचे अपने पास, चॉइस में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचेंगे अपने पास 21, ठीक है। तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 और 2 6 के डबल कर दो, कितने हो जाएंगे अपने पास, कितने हो जाएंगे बताओ, 21 प्लस ये कितने हो गए अपने पास 12, ठीक है। तो ये कितने हो गए अपने पास 2 1 3 2 1 3 यानी 33, ठीक है। तो इसका EAN आ रहा है 33 आ रहा है। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या होगा अपने पास, ऐसे इसका EN निकालो। EN निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आयरन की पहले ये देख लो कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी 0, नाइट्रोसोनियम पे +1 होता है, इसमें -2 होता है, यानी -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो जाएगा, आयरन कितने पे आता है, मैंगनीज आयरन 26 पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 25 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 25 प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का डबल कर दो, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डबल कर दो, 5 और 1 6 हो गया ना। तो ये कितना हो गया अपने पास 25 प्लस कितना हो जाएगा 12, तो ये कितने हो गए 7, और ये कितने हो गए 3, यानी 37 आ रहा है। समझ में आ गई ना कि EN कैसे निकालना है। अब अपन आते हैं एप्लीकेशन पे, भाई ये क्यों पढ़ा अपन ने, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ EN, भाई पढ़ने का मकसद तो होता है ना कुछ। तो एप्लीकेशन सबसे पहला इसका होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज्ञात करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। कैसे, देखो अगर EAN की वैल्यू अगर अपने पास आती है जैसे 18, 36, 10 ऐसे अगर अपने पास आ रही है, ठीक है, यानी नोबल गैस जैसा, अगर नोबल गैस जैसे अगर अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए ना, वैसे देखा आप, मैं बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 2 क्यों करा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कितने होंगे अपने पास, इसका डबल कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना अपने पास की, भाई सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इसके जैसे आते हैं 10, 18, 36 इस टर्म में आ रहे हैं, यानी कि नोबल गैस के फॉर्म में आ रहे हैं, तो नोबल गैस सबसे स्टेबल होती है, ठीक है। इसका मतलब
वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। जैसे कि ये देखो इसमें 36 आ रहा था, इसका मतलब ये क्या होगा अपने पास स्टेबल होगा। इसके पास कितने हैं 33 है, इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। और इसके अंदर 37 है यानी एक ज़्यादा है, तो ये क्या होगा क्वाइट स्टेबल होगा, यानी थोड़ा बहुत क्या होगा स्टेबल होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड इसका यूज़ है कि आप बता सकते हो कि वो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो इससे आसानी से। कैसे बताओगे, देखो यहाँ है वेनेडियम CO6, वेनेडियम कितने पे आता है, देखो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वेनेडियम पे 0 हो जाएगा। अब वेनेडियम आता कितने पे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 पे आता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 23 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 2, डबल करना है ना, तो 23 प्लस कितने हो गए अपने पास 12 हो गए, तो ये अपने पास कितने हो गए 35, ठीक है। तो 35 आ गए यानी 36 के लगभग बराबर है, बस एक की कमी है। तो ये कंपाउंड क्या चाहेगा कि अपन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और अपन क्या बना ले VCO6 की पावर कितनी हो जाएगी -1। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर चार्ज था 0 और 0 से किस में गए हो -1 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है डिक्रीज की। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज की है तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा ना, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर अपने पास क्या हो रहा है इसमें रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा अपने पास ये क्या हो जाएगा अपने पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, समझ में आ गई। ऐसे ही इसमें देखो मैंगनीज 25 पे आता है, प्लस इसका डबल कर दो 6 × 2, तो 25 प्लस कितने हो गए 12, ये कितना आ रहा है 37 आ रहा है, ये भी क्या है 36 के करीब है, बस एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल लेगा। तो मैंगनीज होल CO6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास प्लस का एक सिंबल आ जाएगा ना, इस पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये देखो 0 से +1 में गया है, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ऐसे ही अपने पास एक और इसकी एप्लीकेशन होती है कि आप बता सकते हो कि कंपाउंड मोनोन्यूक्लियर होगा, ठीक है, या फिर डायान्यूक्लियर होगा, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो मोनोन्यूक्लियर होगा या डाईन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर मतलब होता है सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, डाईन्यूक्लियर का मतलब होता है दो मेटल जब क्या होती है साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसको आप डायान्यूक्लियर बोलते हो। जैसे इसमें देखो अगर मेरे पास एक मान लो आपने क्या ले लिया कि बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया और उसके अंदर आपने FeCO5 डाल दिया, ठीक है। तो डालने के बाद देखो आपके क्या होगा, आयरन कितने पे आता है बताओ, आयरन आएगा अपने पास मैंगनीज आयरन 26 पे आएगा, और इसका डबल कर दो 5 × 2, तो कितना हो गया 26 + 10 यानी कितना हो गया 36 है। इसका मतलब ये स्टेबल है तो इसको कोई मतलब नहीं है, तो जैसा आपने डाला था वैसा का वैसा कंटेनर में ये पड़ा रहेगा। अब इसकी बात करते हैं CO यानी कोबाल्ट और कार्बोनिल होल 4 है, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करो तो कार्बोनिल ये कोबाल्ट कितने पे आता है बताओ, मैंगनीज आयरन और कोबाल्ट ये आता है अपने पास 27 पे, ठीक है 27 पे आता है। तो यहाँ पे 4 × क्या कर दोगे आप 2 यानी 27 प्लस कितना हो गया ये 8 हो गया, क्या 8 हो गया। तो ये अपने पास कितना होगा बताओ 8 × 7 = 35, ठीक है। तो ये हो गया 35 हो गया, 35 हो गया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मान लो एक कंटेनर के अंदर आपने केवल यही डाल रखा है और कोई सा भी कंपाउंड नहीं है, तो ये क्या करेगा अपने जैसे के साथ कंबाइन हो जाएगा। कैसे कंबाइन होगा देखो, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CO कोबाल्ट और ये मैंने लिख दिया CO4 है, ऐसे ही एक कोबाल्ट CO और 4 ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो डाई न्यूक्लियर बना लेंगे, इसको क्या बोलते हो डाई न्यूक्लियर बन गया ना। यानी अब इसके पास क्या हो गए शेयरिंग हो गई, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हैं, इसके पास भी 36 इसके पास भी 36, तो दोनों क्या हो गए स्टेबल हो गए। तो इन्होंने डाई न्यूक्लियर बनाया और ये किस फॉर्म में रहेगा मोनोन्यूक्लियर में रहेगा। तो ये कंसेप्ट हो गया अपने पास किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN का। तो आज अपन यही लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। EAN तक लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन VBT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।